मैं रायबंद का ऐलान कर दूं और आप सबको वहां ले जाऊं। हम अपने किसी बदतरीन सियासी दुश्मन के भी न घर पर हमला करेंगे, न उसकी घर की सिमत जाने वाली सड़क की तरफ मार्च करेंगे। मैं सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायबंद पहुंचना है। हमारे कायदीन के घर की तरफ इन्होंने कदम भी बढ़ाया तो ना इमरान खान की जात रहेगी, फिर सियासत एक जगह रही। इमरान खान के लोग मैं ये गुलुओं को एक छोटा सा मेरी मुतबाना सी रिक्वेस्ट है, मान जाएं। देखिए कोई शरारत ना करना क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें। रायबंद किसी के बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान आपके बाप की जागीर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये जो आपने हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ क्लिप्स देखे हैं, कुछ साउंड बाइट सुनी हैं, कहीं इमरान खान साहब गरज रहे हैं, कहीं PMLN चमक रही है, तो ये सब सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है। इस बात से कतई नज़र कि पाकिस्तान के बैरूनी ख़तरात कितने बढ़ गए हैं और उड़ी जो अटैक हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद से पाकिस्तान पर किस किस किस्म का घिनौना उसके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैन अल-क़वामी सतह के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की जा रही है और हिंदुस्तान अपने इरादे जो है पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा है। ऐसी पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि जहां हमारी सारी सियासी जमातों को मुत्तहिद होना है, वहां पे इमरान खान साहब ने धरने का 30 को ऐलान कर दिया। पहले ये तारीख 23 थी, उसके बाद ये बदलाव हुआ। अच्छी बात ये हुई है, या जो कहना चाहिए कि कुछ हैरानकुन बात भी ये हुई है कि कादरी साहब जो हैं वो अचानक बाहर रवाना हो गए और उसके बाद से अब तक नहीं पता, और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो रायबंद नहीं जाएंगे, किसी की ज़ाती रिहाइशगाह पर चढ़ाई नहीं करेंगे। अब 30 को जब जाना है तो उसके बाद से तन्हा नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनका कहना है कि पानामा लीक्स के ऊपर जो तहकीकात हैं वो भी ज़रूर होनी चाहिए। सो किस तरफ ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ बल्ला फोर्स है, दूसरी तरफ डंडा फोर्स है, टमाटर हैं और डंडे हैं और पता नहीं क्या क्या है। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसको क्या कहा जाए, अफसोसनाक है या नहीं, और क्या इस सूरत हाल से, पाकिस्तान की इस अंदरूनी सूरत हाल से जो बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं हो सकता। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान हर लिहाज से किसी भी सूरत हाल से निपटने को तैयार है। मोदी जी ये फरमा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर हो सकती हैं। क्या कहें, क्या करें, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है बड़ा नाम। बहुत शुक्रिया। जनाब तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना चेहरा और नौजवान क़यादत भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब असद उमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, तहरीक इंसाफ का एक और बहुत ही पढ़ा लिखा, अच्छा और समझदार चेहरा है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का। चंद साहब, सबसे पहले तो आप ही बताइए कि ये सब क्या हो रहा है, डंडे अंडे टमाटर क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि 1988 की तरफ हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अगर हम मियाँ साहब के मशीर होते तो हम तो उन्हें ये मशवरा देते कि वो उनका खाने का इंतज़ाम करते, उनको वेलकम करते, उनके लिए सबीलें लगाते। पॉलिटिकल लोग हैं ना, वर्कर आ रहे हैं, उनको कहते हैं मेरे घर के दरवाजे भी खुले हैं, जहाँ तक आना चाहते हैं आप आ जाए। अब जब किसी घर में कोई जाके हमला करता है तो नेगेटिविटी उस पर आती है, इंप्रेशन उसका खराब होगा। लेकिन कोई हमला, लेकिन किसी ने हमला नहीं करना। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के मशीर भी उनको गलत मशवरे दे रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ये तारीख में पहले भी हमने सीखा है, पॉलिटिकल क़यादतों के लिए भी मुश्किलात होती हैं और हमारे अपने लिए भी पैदा हो जाती हैं। कोई पसे पर्दा कोई अपना हाथ दिखा जाए तो जो आज टीवी पे बढ़ के मार रहे हैं,
ये सारे 109 में चलान होंगे, तो फिर क्या बनेगा? नहीं, उससे तो ज्यादा अब अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल गवर्नमेंट को कूल डाउन करना चाहिए मामलात को। और एक तो ये पैनामा के ऊपर जवाबदेही से इनकारी हैं और पूरी कौम का मुतालबा है, ये पॉलिटिकल फिगर इनको देखें। मैं कहता हूँ 10 बंदे भी अगर जवाब मांगे पूरे मुल्क में, सही बात है, तो वक्त हाकम जो होता है ना, उसका हक बनता है जवाब देना। सही बात ये तो एक पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही है ना जवाब। मैं कहता हूँ कोई एक एमएनए उठ के खड़ा हो जाए, वो कहे प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे आपसे जवाब चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर बाउंड है जवाब देने का। लेकिन वो तो सूरत अब जाहिर है कि ये अब इस हद तक आप ढिठाई में जा रहे हैं, तो अब आपके वर्करों को आप अपने वज़रा की, अपने MP MNAs की सरबराही में आप कह रहे हैं हलाशेरी। ये क्यों वैसे तलाश? ये मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है और गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग ने पहले करके देखा है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इन्होंने किया है, और उन्होंने खुद फारूक लगारी साहब के दौर में उनके घर पे मार्च किया। हाँ, इसका इशारा कादरी साहब ने भी कहा कि तो मेहरान गेट के ऊपर मेहरान स्कैंडल जो था गालमन, उस वक्त ये अपना चोटी जीरी गए थे, जलसा किया था इन्होंने। तो ये इससे पहले कई दफा कर चुके हैं। क्यों तलाल चौधरी साहब, ये आज ज़ईम कादरी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कूल डाउन करना चाहिए। ये अब तलाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं। उसका जो पहला उन्होंने निशाना बनाया ना, वहाँ पे सहाफी मौजूद थे, उन्हीं के खिलाफ जो डंडा बरदार फोर्स थी, और आज बहुत ज्यादा हंगामा उसमें हुआ है। क्यों हुकूमत ऐसा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये काफ़ी दिनों से हम इसको क्लियर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और अब सूबाई और मरकज़ी क़यादत की तरफ से मैसेजेज और अहकामात अपने जो ज़िम्मेदारान हैं, जो उनके हमारे कारकुन हैं, जो अहदेदारान हैं, उन तक कन्वे हो रहा है कि ना हमने टकराव की सियासत पहले की है, ना अब करेंगे, ना कोई तशद्दुद वाला। तो ये जो ज़ईम कादरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसी पे कहा, देखिए हो सकता है मेरे जज्बात भी ज़ाती तौर पर कुछ इस तरह के हों, लेकिन ऐसी कौमी क़यादत का या हमारी सूबाई क़यादत का और हमारी पूरी पार्टी का ये फैसला नहीं है। और इसको इंशाअल्लाह ताला, ये बिल्कुल चंद साहब ने ठीक कहा है कि एज ए हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है पंजाब में कि अमन अमान का भी, और अमन अमान को कोई भी हाथ में ले कानून को, वो ख्वाह किसी भी पार्टी तो आज को लिया उन्होंने, डंडा बरदार फोर्स का खड़ा कर देना, एक मिलिशिया बना देना, उस तरह ये तो कैसे ये मुमकिन है? वो जो भी ले उस पे हुकूमत इंशाल्लाह ताला अपना फर्ज पूरा करेगी, इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से भी और उसके बाद हमारी जो पार्टी की तरफ से भी कोई टकराव या तशद्दुद वाला अंसर शामिल नहीं होगा। आपके कैमरे उधर होंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कोई इनके जलसों के करीब भी नहीं होगा। मेरी एक गुजारिश है सिर्फ, देखिए क्योंकि जब आप एक ऐसा तासर पैदा किया गया है, रायबंड कोई रवायती जलसागाह नहीं है कि भी आप कहें जी धोबी घाट आ जाए, उनका जाती घर है वहां तक, वो तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्टैंड भी लिया है। मैं आपको, क्योंकि आपने असद उमर साहब से पूछना है, देखिए एक तासर पैदा किया गया है कि पूरे मुल्क में खुदा ना खास्ता जो मसले मसाइल या खराबियां हैं ना, वो शायद यहाँ एक रायबंड में एक घर है जिसकी वजह से पैदा हो रही हैं, और उसके बाद आप ये तासर पैदा करके कंपेन करके लोगों को रायबंड उस घर से चंद 100 मीटर के या किलोमीटर के फासले पर इकट्ठा कर रहे हैं। आपके कारकुन देखिए, वो आपके कैमरे दिखाते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने हमसे वादा किया था रेड जोन में नहीं आएंगे, रेड जोन में आए। अच्छा, मैं असद उमर साहब एक लाइन कह दूं, रस्तों में बैठे, पीटीवी पे हुआ, पार्लियामेंट पे हुआ, और उसके बाद इनकी औरतों के साथ जो इनके स्टेज पर बैठे होता है, ऐसे मुश्तिल कारकुन क्या ये संभाल लेंगे? असद उमर साहब, ये एक सवाल है बहरहाल, और एक तो आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम पे आप आए और किसी भी प्रोग्राम पे आए, लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि दोनों तरफ, हम तो PMLN को कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ से एक बल्ला फोर्स बनाई गई है, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। तो ये तो लगता है कि जैसे क्योस, अफरा तफरी और खाना जंगी की तरफ सूरत-ए-हाल बढ़ रही है। आपकी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा होगा नहीं। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने नाम नहीं मुझे पता चला कि कौन मुस्लिम लीग। तलाल चौधरी साहब है, रदीम अफजल चंद साहब है। तलाल चौधरी, तलाल जो बात करें वो बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल पुरसुकून होगा वहाँ पर, और ना वहाँ पर डंडे चलेंगे और ना बल्ले चलेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि तलाल बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, होगा ऐसा ही, लेकिन ज़ईम कादरी साहब अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कोई फोर्स के साथ बैठते हैं, तो कोई भी शख्स उनको, कोई सियासी नकात, कोई सहाफ़ी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि ये उनके ज़ाती जज्बात हैं।
उनकी एक सरकारी हैसियत है बिल्कुल। और जब वो आके टेलीविजन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सरकारी हैसियत में ही देखे जाते हैं। ये बल्लाफोर जो कोई भी है, मैंने तो नहीं सुना किसी पीटीआई के किसी लीडर ने इसको ऑन किया हो कि वो कोई फोर्स बना के ले जा रहे हैं वहां पे लड़ाई झगड़े के नहीं, लिए। हमने दिखाए हैं विजुअल्स कुछ गुजरांवाला वगैरह में जीटी रोड के ऊपर। वो तो इंडिविजुअल्स है ना, वो तो इंडिविजुअल्स है। अगर कोई लीडर वहां पे था, कोई पीटीआई वाला कोई क्लेम कर रहा है कि उसने बल्ला फोर्स बनाई दी है, तो मुझे बताएं, मैं उसकी मजम्मत करूंगा कि भाई तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। नहीं, दोनों तरफ से लीडर कोई नहीं है। आज ज़ईम कादरी साहब ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले इनकी तरफ से भी कोई सामने नहीं आया, लेकिन डंडा बरदार जरूर और बल्ला बरदार जरूर नजर आते रहे लोग। ज़ईम कादरी साहब की ये पहली दफा नहीं था, एक दफा से पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं तो तलाल से एग्री करता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सिर्फ एक चीज का इन्होंने क्योंकि बड़ी अच्छी चीज मुझे याद दिला दी, तो वो मैं आपकी वसादत से एक दो फिर आसमा रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि सिर्फ दरखास्त नहीं करूंगा लेकिन साथ मुतालबा भी करूंगा। और वो मुतालबा ये है कि ये जिन्होंने पीटीवी के ऊपर हमला किया था, उसको ये हुकूमत उनको क्यों पनाह दे रही है, उनको पकड़ती क्यों नहीं है। टीवी के ऊपर फुटेज मौजूद है, सबके चेहरे मौजूद है, नादरा के डेटाबेस के अंदर एक एक शख्स का रिकॉर्ड मौजूद है। 2 साल हो गए जिसने कानून तोड़ा, उसको हुकूमत क्यों पनाह दे रही है। उन लोगों को जिन्होंने कानून शिकनी की, उनकी पनाह क्यों दे रही है हुकूमत ने। क्या ये इसलिए है कि ये जो तमाम लोग हमें पहले कहते थे। हाँ, ये बिल्कुल ये जो सब सवाल है कि अगर आप लोग कहते हैं कि इन्होंने हमला किया, आप लोगों ने कुछ एफआईआर्स भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत कितनी लायक है या ना लायक है, ये भी इसका भी अंदाजा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमला करने वाले या हमला किन्होंने करवाया, किसके झंडे थे, किन्होंने, उनकी भी जिम्मेदारी एक है। बाद में आप समझे कि हुकूमत नालायक है, वो पकड़ नहीं सकी, वो जान के नहीं पकड़ती, हमने इनसे कोई डील की हुई है या अंदर खाने भी कोई बातें चल रही होंगी, ये बात अलहदा की है। लेकिन एक मेरी गुजारिश सुने, कल सिर्फ इमरान खान की तकरीर सुना दे, मुस्टंडे, रंगबाज, और उसके बाद जब आप अल्फाज का चुनाव एक लीडर ऐसा करेगा तो मेरा ख्याल है फिर किस तरह मुश्तली लोग होंगे। वैसे ये तो असद उमर साहब बिल्कुल ठीक है, चंद साहब जो है ना दोनों पार्टियों का तमाशा देख रहे हैं। मेरी एक तलाल ये इसका मैं जरा जवाब दे दूं। चंद साहब के जाने से पहले इसका जवाब जरूरी है जो कल जी असद साहब। हाँ, लेकिन मैं चंद साहब के बजाय अगर मैं बोलूं तो शायद ज्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब तलाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जिस वक्त लीडर वज़राए आला खड़े होकर कहते थे कि पाकिस्तान के मुंतखब सदर को मैं खंबे से लटकाऊंगा, मैं पेट फाड़ के उसमें से पैसा निकालूंगा, लूटी हुई दौलत मैं सड़कों पे घसीटूंगा, और एक एक सड़क पे नहीं 4-4 शहरों की सड़कों पर घसीटूंगा। तो असद साहब वो गलत कर रहे थे, तो पीटीआई क्यों गलत कर रही है? सवाल तो ये है कि वो तो गलत थे। मैं एक सेकंड अस्मा, आई एम सॉरी, आप कहना मुंतखब सदर को कहना कि मैं लटकाऊंगा, घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, और उन लोगों को जो डंडे लेके खड़े में उनको रंगबाज कहना और मुस्टंडे कहना, खुदा का खौफ करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आसमान का फर्क है दोनों में। आसमान या ना, एक तो हमने एक अगर कहा गलत कहा, उसकी प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने उस पर बयान भी दिया, जब शहबाज साहब ने दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन मेरे भाइयों ने तो मुंतखब सिर्फ वजीर आजम को घर से क्रेनों से उसके गेट नहीं उठाए। ये धरना जो लेके आए थे, मुंतखब वजीर आजम को उसके घर के गेट उस वक्त उठाते रहे क्रेन से, और पार्लियामेंट के ऊपर आके कब्जा किया है। आपने तो अमली शक्ल, चले हमने तो एक तकरीर गलत की। ये चंद साहब वैसे ये जो आर्गुमेंट आप जरा अंदाजा लगाएं कौन कह रहा है, बात कौन कर रहा है, जो लीड कर रहे थे उसको। तलाल मजाक बड़ा अच्छा करते हो, भाई इसकी फुटेज पड़ी है पार्लियामेंट यार, क्योंकि हमने आपसे डील की हुई। अच्छा, जिनके बारे में वो कहते हैं साहब, जरा चंद साहब की भी सुन लें। चंद साहब ऐसे ही होता है तलाल, जिसका जवाब न हो तो इंसान आगे मेरा जवाब है ये, मैं ऑन रिकॉर्ड बैठा हूं, मैं आपको चंद साहब देखिए 2 चीजें, एक तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो बिल्कुल, और आप नहीं तो आपको पकड़ना कोई मुश्किल है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे तलाल चौधरी, अस्मा शिराजी, सारी कौम के सामने सारी कौम सुन रही है, हम नालायक होंगे, हमला इन्होंने किया था, सारी कौम ने देखा है कि नहीं, अब भागो नहीं अपनी बात से, तुमने कहा डील हुई भी, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भागो नहीं अपनी बात से, इसीलिए इस्तीफे कबूल नहीं किए। आप भागो नहीं अब इससे। डील किसके साथ हुई थी? पीटीआई के साथ किसकी डील हुई थी? शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी पीटीआई, इमरान खान समेत। उन्होंने कहा हमारे किसने डील की थी? उन्होंने कहा हमारे सर पे हाथ रखे। तो आपने क्यों डील की? मेरी बात, उन्होंने कहा हमारे सर पे हाथ रखे, हम तनहा हो गए, हमसे गलती हो गई। भाई ये मुंतखब लोग हैं, इनके पास मैंडेट है, हमने इन्हें मौका दिया
कि चले इनसे गलती होगी ये असेंबली में देखें, इसी अच्छा, और तरह ये सब जाट साहब की और शाह महमूद की ये किस छोड़े तरह का? किस की ये बाकी ये बड़े तलाल इंडिविजुअल्स की बात छोड़े। नहीं, तो एक मैं समझता फिलहाल हूँ मुझे बड़े ये अफसोस से कहना पड़ रहा है अफसोस से अच्छा कहना साहब, चंद साहब को सुनिए, फिर मैं आपके पास आती लेकिन हूँ। एक एमएनए टीवी पे बैठ के हाँ, ये ये बहुत हमने आपको बड़ी- इस्तीफे कबूल के नहीं ये तो बहुत किए, बड़ी खबर है कि इस्तीफे कबूल नहीं किए भाई मेरे, आप हमारे साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में आप उसे डील कहें जो मर्जी कहें। अच्छा अब ये अच्छा जी अब ये डील हो गई है पीटीआई और पीएमएलएन, ये सब डील है ये जो तो फिर कौम को बेवकूफ मैं बनाने वही वाली तो बोल रहा बात हूं है। कि टीवी फिर पे जो लोग कहते हैं कि ये सियासी लोग, झूठ बोलना पड़ा कौन के सामने। असद साहब आप सुन तो लें, असद असद सुनिएगा साहब जरा, आप हाँ, आज जी, तो जी। आप असद भाई भी जुबैर बन गया आज तो बात यह है कि मैं देखें सूरत हाल ये है कि फिर तो ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि लोग कहेंगे बाकी ये सब एक कुछ है, लेकिन जो बात है ना उन्होंने कहा ये लैंग्वेज ये मुस्लिम लीग ने ही 85 से इस्तेमाल करनी शुरू की है और आज इन्हीं को ये भुगतना पड़ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है ना वो किसी एक शख्स की मलकियत नहीं होता, वो पूरी कौम की मलकियत होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के किसी ने गेट उखाड़ा है तो उसकी वजूहात होंगी ना गेट उखाड़ने की, और उसके आप इंक्वायरी करें ना कि कौन से इदारे कौन इन्वॉल्व था, सही कौन बात कौन है। इन्वॉल्व था उस गेट उखाड़ने में, उसका इसकी एफआईआर होनी तो चाहिए फिर ना। सब लोग कहेंगे सियासी इंतकाम है। देखिए इंतकाम था जब आप फेयर ट्रायल करेंगे तो कोई नहीं इंतकाम अच्छा फेयर ट्रायल तो पाकिस्तान में नहीं होता, वरना पनामा का फैसला हो जाता। फेयर ट्रायल पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमेशा हुआ है, वो ट्रायल हुआ है, वो तो फिर आपसे मोहब्बत सच्चियां है ना फिर तो। पीपल्स पार्टी का ट्रायल तो हमेशा हुआ है। अच्छा मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फिर यही से बात शुरू करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फेयर ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, पीएमएलएन को कौन कहां पे घसीटना चाह रहा है, और पीएमएलएन क्या चाहती है इस वक्त? क्या पीटीआई और पीएमएलएन दोनों मिले हुए कि ये इस तरह की अफरा तफरी हो, या कोई मामला कुछ और है? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। चीचावतनी NA 163 में भी इलेक्शन हो रहा है इस वक्त। पीएमएलएन लीड ले रही है, पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पे है, और तकरीबन 10,000 का हम कह सकते हैं तकरीबन गैर सरकारी गैर रत्मी नताइज के मुताबिक इस वक्त जो है वो लीड है पीएमएलएन की। ओरिजिनली चंद साहब ये पीटीआई की सीट नहीं थी, पीएमएलएन की, ये पीटीआई की सीट थी राय हसन नवाज की। लेकिन जो ज़मीनी इलेक्शन होता है ये गवर्नमेंट्स के होते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी जो है ना उसको भी देखें कि ठीक है जिसकी हुकूमत होगी इलेक्शन उसके होंगे, एक आध अपसेट होता रहता है, लेकिन एसएचओज की पटवारियों की डेवलपमेंट फंड के सामने इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। लोगों के बड़े मसाइल होते हैं, हर घर का सरकारी मुलाजिम तो ये रीजन है जिसकी वजह से पीएमएलएन जीत सकती है। हुकूमत वक्त के सामने लोग बेचारे खुल के वोट दे, बड़ा मुश्किल होता है। पंजाब में ऐसा माहौल नहीं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, आप आए ना रूरल एरियाज में, आप हमारे इलाकों में आए, आपको पता चले कि डीपीओ और डीसीओ किस तरह इंटरव्यू दे के लगते हैं जिलों में आकर, और उनके इंटरव्यू कौन लेता है। अच्छा नहीं चंद साहब, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि देखिए पीटीआई और पीएमएलएन हो जो भी अफरा तफरी की सूरत हाल, लेकिन ये अफरा तफरी मुल्क के तो नुकसान में है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अफरा तफरी किसकी वजह से पैदा हो रही है? अफरा तफरी सारी उम्र आप मुतालबा करते रहे हैं जी हम बड़े पाकसाज हैं, हम बड़े ठीक हैं, जिसके ऊपर इल्जामात हैं वो आए जवाब दे, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब चलो आप इस वक्त आप हुकूमत में, अदालतें खामोश हैं, अदालतें आपके साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट आपको साथ सॉफ्ट कार्नर रखती है, मीडिया आपने मैनेज कर लिया है, इस तरह तो मामला चलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो तनहा छोड़ दिया ना कप्तान को, आपने देखिए उनका साथ ही छोड़ दिया। देखिए तनहा नहीं छोड़ा, अब हमारी तंजीमें इंशाल्लाह 10-15 दिनों में अनाउंस होने वाली हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि हम जरूर इसके ऊपर, तब तक 30 गुजर जाएगी ना। देखिए हम इसके ऊपर जरूर अपना जवाब मांगेंगे। पनामा के ऊपर पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश, लेकिन रायवेंड नहीं जाएगी। और मैं ये आपको बताऊं कि अगर जो इस वक्त करप्शन के, आप दो चीजें हैं, एक साइड पे है कि आप करप्शन के साथ खड़े हो जाएं, एक साइड पे आप करप्शन के खिलाफ मुतालबा करें। अब आवाम की डिमांड भी है और लोगों को पता भी, हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं ये तबाही के दाने पे। अब ये पीपल्स पार्टी, अगर मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि हम अगर उस साइड पे खड़े होंगे तो हमारा नुकसान होगा। अच्छा ये वैसे, लेकिन असद उमर साहब अगर खान साहब अकेले जाएंगे वहां पे, चूंकि अब कादरी साहब भी साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी बहुत सक्सेसफुली, आप सब लोग पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को ले आए थे, इस पे लेजिस्लेशन होने वाली थी, तो फिर आपको नहीं लगता सड़कों पे जाने से आपको नुकसान हुआ है, खास करके पीटीआई तनहा रह गई है इस मामले पे? आपके पास कोई खबर है जी जो हमारे पास तो नहीं थी कि कौन सी लेजिस्लेशन होने वाली थी? नहीं, वो जो टीओआर्स वगैरह बन रहे थे उस पे बढ़ सकता था प्रेशर, आप डाल सकते थे, आपकी इतनी माशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन है, उस पे तो प्रेशर बिल्डअप हो सकता था, अपोजिशन भी इकट्ठी थी। कितना प्रेशर बिल्डअप हो रहा था उसके ऊपर अभी बताता हूँ मैं आपको, और मैं अभी आपसे सवाल भी पूछता हूँ।
जो पहली कोशिश की गई थी वो कोशिश की यही गई थी कि पार्लियामान के ज़रिए इसका हल निकाला जाए। आखिरकार हम जमहूरियत में हैं, सबसे अहम जमहूरियत का हिस्सा पार्लियामान होता है, तो हल जो है इतने बड़े कौमी मसले का पार्लियामान से निकलना चाहिए। तमाम सियासी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने बैठ के एक टीओआर बनाया, कोई इमरान खान का लिखा हुआ टीओआर नहीं था, पीटीआई का टीओआर नहीं था, तमाम अपोजिशन पार्टीज का मिलकर लिखा हुआ टीओआर था, जिसमें से वो पार्टीज भी हैं जो आपको पता है बहुत ही स्ट्रांगली हिस्टोरिकली हमेशा तारीखी तौर पे जमहूरियत के साथ खड़ी रही हैं। ठीक है, वो टीओआर के जिस वक्त कमेटी बनी उसकी 4 मीटिंग के बाद यह हालत सूरत हाल पैदा हो गई कि अब मीटिंग्स भी होनी बंद हो चुकी थी। 2 माह गुजर चुके थे, टीओआर की कमेटी की मीटिंग्स तक नहीं हो रही थी, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं कर रहा था। अस्मा शिराजी ने पनामा का जिक्र करना बंद कर दिया था बाकी तमाम एंकर्स के साथ, ना अखबार में खबर छपती थी, ना असेंबली के अंदर कोई कार्रवाई हो रही थी, ना कोई इदारा इस पे काम कर रहा था। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको अखबार और टीवी प्रोग्राम निकाल के तकवा देता हूं। उसके बाद जिस वजह से आज आप बैठ के पनामा के ऊपर जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तहकीकात ऐसे करवाई जाएं, या ये बेहतरीन तरीका क्या है कि कौम उसकी आज़ाद तहकीकात देख सके, वो हो सिर्फ एक लीडर इमरान खान और एक पार्टी तहरीक इंसाफ की वजह से अभी हो रहा है। अगर किसी के पास इससे बेहतर जराए तो जरूर करें। हमें तो एंड में ये चाहते हैं कि मुल्क की जो दौलत लूटी जा रही है, मुल्क से बाहर ले जाई जा रही है, अरबों डॉलर के असासे बाहर कायम किए जा रहे हैं, जायदादें बन रही हैं, उसके ऊपर काबू पाया जा सके और जो मुल्क कर्ज के दलदल में डूब रहा है उसको रोका जा सके। अगर किसी के पास इससे बेहतर जरिया है तो जरूर आजमाएं। 5.5 महीने तो हो चुके हैं इंकशाफ को पनामा के, तो कोई और अपना यानी पीपल्स पार्टी अगर ये चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से हो तो इसको नतीजा खेज बनाया जा सकता है। देखिए, अगर नतीजा खेज नहीं बना तो ये भी तो नाकामी अपोजिशन की है, और अपोजिशन जब तक एक जगह पे थी तो कम से कम कोई ना कोई तो बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये मीडिया से बिल्कुल हट गई थी, हम लोग सब बात कर रहे थे इसके ऊपर। आप मुझे अस्मा ये बता दें कि हमने आखिरी मीटिंग टीओआर कमेटी की कब हुई थी? ये रमजान के से पहले हुई है, रमजान के अंदर ही हुई थी ना उसी वक्त ये सारी, उसके बाद ईद के बाद से सारा रमजान में आखिरी मीटिंग हुई थी। उसके बाद छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद गुजर गई, 3 माह गुजर चुके हैं, कमेटी की मीटिंग तक नहीं हो रही है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हमारा तरीकेकार हो सकता है बेहतरीन तरीका ना हो, इससे बेहतर तरीकेकार हो। आप मुझे बता दें कि पिछले 3 माह में आपने किसको क्या कोशिश करते देखा है जो आपके ख्याल में इससे ज्यादा कामयाब तरीका है? सर, बात यह है कि अपोजिशन ने कौन सा ऐसा मतलब अपोजिशन की नाकामी हुई ना बशमूल पीटीआई की, ये तो किसी और की नाकामी नहीं है, ये तो अपोजिशन की नाकामी है कि वो नहीं कर सकी ये सारा कुछ। और ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सका। बता दीजिए कि पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर मुझे आप तरीकेकार बता दीजिए कि जहां पर मेजॉरिटी जो है हुकूमत की हो और हुकूमत कहे कि हम इस इशू को पार्लियामान में नहीं डिस्कस करना चाहते, हम इसको किसी कायमा कमेटी मीटिंग के अंदर नहीं डिस्कस होने देंगे, हम पार्लियामान के अंदर इस पे डिबेट नहीं होने देंगे, हम जो टीओआर की कमेटी बनी है वहां पे कोई नतीजा नहीं करने देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी को, चले पीटीआई को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए था पार्लियामान के अंदर जिसकी वजह से ये पार्लियामान में 4 दिन कोरम पॉइंट आउट हुआ था और 5वें दिन जो है वो ये बात हो रही थी कि हुकूमत भाग रही है। ये 4 दिन, ये तो बहुत सारी, जो मुझसे बेहतर चंद साहब जानते हैं, बहुत सारी पार्लियामान के अंदर रह के ऐसे टैक्टिक्स थे जो इस्तेमाल हो सकते थे जिससे नुकसान होता है। आसमा एक बात बताएं जी चंद साहब, आपको पता है आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ठीक है, नहीं आए नैब के चेयरमैन, लोगों को पता चला कि नैब के चेयरमैन मेरी बात सुने ना, इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुलाया, वो नहीं आए तो नाकामी पता हमारे चला। दौर में तो चेयरमैन नैब आते रहे हैं, पिछले दौर में चेयरमैन नैब आते रहे और उनको आना चाहिए। FIA नहीं आई, अब देखिए अब नहीं आए तो इसका मतलब है गवर्नमेंट नहीं जवाब देना चाहती। अब पार्लियामान में या कोई पार्लियामानी निजाम हुकूमत में या जमहूरी हुकूमतों में तो आप जवाब ही मांग सकते हैं ना। आप डंडा लेके मेरी बात सुनिए, अब इसके ऊपर रेफरी कौन है? मेरे ख्याल में रेफरी जुडिशरी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। इस वक्त इस निजाम में जुडिशरी के पास पावर है, तो अभी तक वो देखिए जुडिशरी उसके वो सुओ वोटो भी ले सकती है, वो इस सारे मामले को हल भी कर सकती है। और मैं समझता हूँ ये ऑनरेबल अदलिया का हक बनता है कि इस मामले को अपने हाथ में लेना। अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, मुल्क के मामलात रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं अदलिया खामोश? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ खान साहब गए वो रजिस्ट्रार के दफ्तर के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कोई भी ना जाए,
कोई भी ना जाए, अदलिया खुद सुओ मोटो ले, तो सब क्यों इन सियासी पार्टियों को बुलाए, गए भाई आ जाए सामने आए। हाँ। देखिए वो भी इस मुल्क की अदलिया है ना। सही अब जहां 1.5 लाख पैदा हो जाए वहां किसी ने तो फैसला करना है ना। वो रेफरी का किरदार मेरे ख्याल में तो अदलिया को अदा करना चाहिए। किसी ने कहा कि वो आर्मी चीफ आ जाए, किसी ने कहा चीफ नहीं, आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है, मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो चॉइस साहब क्या ऐसा वैसे आपके पास है जिसकी वजह से रजिस्ट्रार वहां ऑफिस में किल कर देता है? चांद साहब कहते हैं मीडिया भी मैनेज हुआ हुआ है, क्या घूर है आपके पास वैसे? नहीं, मीडिया ने तो पॉइंट आउट ही करना है ना। मीडिया ने फैसला तो नहीं देना। जाहिर है। अब पार्लियामेंट में डिबेट ही हो सकती है ना, जवाब ही मांगा जा सकता है ना, वहां पे फैसला तो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उसके पास डिस्क्वालीफाई करने का भी तो इख्तियार वो तो फिर गवर्नमेंट क्या करे उसके ऊपर? नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट वो तो गवर्नमेंट। अच्छा चले जवाब चॉइस साहब, अगर जान की मान पाऊं तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ, गवर्नमेंट ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बताया जा सकता। ऑफ द रिकॉर्ड पूछूंगी मैं आपसे जी। देखिए, एक तो अब कामयाबी अगर हुकूमत की है कि हुकूमत कोई ऐसे काम करती है कि मीडिया भी तारीफ करता है, या इस तरह कोई स्कैंडल्स नहीं आ रहे, या लोग भी बाय इलेक्शन हो या गिलगित नहीं, जिस तरह पुरानी बहार लगा करती थी जुमा बाजार स्कैंडल्स का, वैसा शायद नहीं है। और उसके अलावा बाकी तमाम चीजें अगर ये हो रहा है, और इसके बाद सबसे बड़ी अदालत जो है ना जी, वो है अवामी अदालत। वो उस अवामी अदालत में के बाद मेरा ख्याल कोई अदालत नहीं है। वो फिर 2013 में तो जिनकी पहले हुकूमत थी 2013 में उसका रिजल्ट आ गया। अगर हमारे कोई ऐसी होगी, चले मैं बाय इलेक्शन छोड़ देता हूं, आज का भी बेशक अल्लाह की मेहरबानी से हम जीत रहे हैं, वो पीटीआई की सीट थी, वो अगला 2018 में चले आप आ जाएगा। अब दूसरी कहते हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन कहती है हमारी ताकत कोई नहीं। 3 तरमीम हुई हैं 19वीं के बाद, 20, 21 और 22। तीनों तरमीम में हुकूमत की मर्जी नहीं हुई, अपोजिशन की ज्यादा मर्जी हुई है। इनकी अमेंडमेंट से लेके हर चीज। देखिए, अपोजिशन का बड़ा एक सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, पार्लियामेंट के चेयरमैन को किसने मना किया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने मैं देखिए, मैं पूरा जवाब दे दूं मैं इसका भी। अब सबसे पहले तो तरमीम से लेकर तमाम बिजनेस जो चलता है हाउस का, उसमें अपोजिशन का इखलाकी तौर पर वजन हुकूमत से भी ज्यादा होता है, और इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी ये बेशक अक्सरियत हमारे पास है। अब दूसरी बात देखें ना, अपनी नाकामी को, चलें आप पार्लियामेंट से आपको जल्दी थी, आप तो पहले ही जलसों में चले गए थे, अभी तो मीटिंग्स जारी थी, आपने तो पहले अनाउंस कर दिया था, फिर आप उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन चले गए, आपने फिर पार्लियामेंट में भी आप फारग हुए, फिर आप इलेक्शन कमीशन में अभी चल रहे हैं। वैसे मेरी सुई तो चॉइस साहब उधर अटक गई है जहां आपने कहा कि वो डील हुई थी और इनके अगर ऐसा था तो इनके तो अभी भी आप इस्तीफों वाला तो अभी आप क्यों फिक्र करती हैं? ये जरा जोशो जज्बा इनका थोड़े दिनों में कम हो जाएगा। नहीं, आप इस्तीफे कबूल कर सकते हैं। मैंने अभी अब जो नहीं वो तो पुरानी बात हो गई, जोशो जज्बा इनका कम हो जाएगा। अभी जोशो जज्बे में है ना, अभी जरा सुन नहीं रहे, थोड़ा टाइम गुजरेगा। और एक इनके कजन चले गए, देखें अकल वालों के लिए निशानियां है। पिछली दफा भी एक ने धरना खत्म किया था, दूसरा खुद हो गया था। ये अल्लाह की मेहरबानी, ये पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, वहां पर बात होगी। तो क्यों ना आए, अवाम ने उनको अभी जरा नहीं जो ये मामले तय करने के लिए आप देखिएगा इसी पार्लियामेंट में तय होगा। जरा जोशो जज्बा दिखा लेने दें, 2-4 और थोड़े सा टाइम। नहीं तो वो तो ये अगर आप संजीदा हैं तय करने में, तो वो तो पहले ही उनका पार्लियामेंट, उनका प्लेटफॉर्म है, वो तो आए हैं, बार-बार आए उस पार्लियामेंट में, और ये बात बहुत बेहतर आसमान ताकत। देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर तो टूथलेस लिख दे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की वाह चंद साहब भी करेंगे, असद उमर साहब भी। अगर वो लिखते फ्रिवलेस, तो वो हो ये तो कोई और बात है। देखिए, रजिस्ट्रार ने लिखा है, वो भी रजिस्ट्रार का ही खाता। गुजारिश ये है कि वो तो एक ऐसा फॉरम है, वो नून मीम काफ किसी का नहीं है, वहां से भी अगर ये रिजेक्ट हुए हैं, और अब एक इलेक्शन कमीशन में भी इनका मामला चल रहा है, और उसके बाद अवाम से भी आए दिनों रिजेक्ट होते हैं, तो आखिर ये अपने गिरेबान में भी झांके। ये जो पीएमएलएन का रवैया है, ये मैं ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे कि क्या इस तरह से मामलात को, जबकि आपके ऊपर इतने खतरात हैं और मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, आप किस तरह से ऐसे पाकिस्तान के अंदर, ये इस मुल्क के अंदर काम बात कर सकते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, चंद साहब आप कंप्लीट करें, फिर असद उमर साहब ने कुछ सवाल रखे। मैं तलाल साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा ना अवाम की अदालत। जिस मुल्क में इतना घुटन का माहौल हो, जहाँ के बड़े बड़े ताकतवर इदारे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 22 का ऑफिसर भी अपनी राय से कोई लफ्ज़ ना लिख सके, जहाँ की अदलिया भी खामोश हो और बेबसी का इजहार करे,
आज चीफ जस्टिस साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था टीवी पे और अभी आप भी पढ़ रहे थे कि दहशतगर्दी दहशतगर्दी अंदर से और बाहर से भी हिमाचल। इसका मतलब उन्होंने मायूसी का भी इजहार किया है कि मैं बेबस भी हूँ, मैं कर भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि जब अदालतें बोलती हैं फैसलों के अलावा तो वो बेबसी का इजहार होता है। वहाँ आप एक आम आदमी, एक आम देहाती, एक आम दुकानदार, एक आम टीचर, एक आम हारी से आप कहेंगे कि वो आज़ादाना राय दे सकता है? ये अवामी राय आप समझते हैं, ये आपको वोट मिले या मुझे मिले, आप समझते हैं कि वो सारे सिस्टम में वो बड़े आज़ाद हैं? देखिए हमारे मुल्क में बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। सही बात है। और ये रियासती जबर जो है ना, इससे निकलने दें, लोगों को सिस्टम बनने दें, तो फिर आप फिर कहेंगे कि इलेक्शन बड़े फेयर हो गए। अब मैं इस मुल्क में कोई भी हम जीते हैं या हारे हैं, मैं समझता हूँ नहीं, मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कमजोरी हमारी पॉलिटिकल क्लास की है कि हमने सिस्टम को, हम बेनिफिशियरी भी खुद है, लेकिन हम उसको मजबूत करने की तरफ नहीं जाते, हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये तो फिर जाहिर है कि जब सब बैठेंगे पार्लियामान के अंदर, नहीं बैठे देखे, जब नहीं बैठता तो फिर बड़ा आके बिठाता है उसको, बड़ा हुकूमत होती है। बिल्कुल सही बात है। जब चीफ एग्जीक्यूटिव जो होती है वो बड़ी होती है और बड़ी पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी में होती है वो बिठाती है लोगों को। गवर्नमेंट तो जाहिर है कि जाके उनके घरों में जाती है, वो डंडे लेके ताने नहीं देती टीवी पे बैठ के, या सड़कों पे लोगों को मारा नहीं जाता या गोलियां नहीं मारी जाती, इस तरह नहीं होता। ये मार्शल लॉ के, ये आमरीत के दौर में जमहूरियत नहीं होते। हाँ, अगर आप कहेंगे जमहूरियत तो फिर जमहूरी रवैये भी बनाए ना। वो तो फिर जाहिर है कि इस मुल्क में जमहूरी रवैये वो तो रहेगा ना, वो तो मेरे फायदे में हो तो जमहूरियत, मेरे नुकसान है तो वो जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। ये रहीम कारी साहब का रवैया जमहूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और कोई भी मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? लेना चाहिए तो भी हम पूछेंगे। तो फिर इसका मतलब है जमात का रवैया जमहूरी नहीं है, जो हुकूमत में है, तो फिर जमहूरियत कहाँ आई? असद साहब, फिर ये क्या आपको लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? आपको लगता है कि रायविंड में एहतजाज के बाद हुकूमत संजीदा हो जाएगी? जी, मैं ये बहुत अहम आप सवाल उठा रही हैं, इस पे मैं ख़त्म करता हूँ। मैं जल्दी से दो बातों पे, एक तो सबसे पहले मैं तलाल चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी कौम के सामने इस बात को कबूल किया कि ये हुकूमत जो है और ये पार्टी जो है वो फैसले इस बुनियाद पे नहीं कहती है कि कानून क्या कहता है, वो काम करते डीलों के ऊपर। जिधर डील लग गई उधर आपने डील कर दी, कानून क्या कहता है वो उसकी अहमियत नहीं है। इस्तीफे इस बुनियाद पे नहीं है कबूल करने के कानून में इस्तीफे जो हैं वो वैलिड थे या नहीं थे, वो इस पे करने हैं कि डील क्या हो रही है, चाहे ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं उस बारे में, लेकिन कम से कम एतराफ इन्होंने किया सबके सामने कि हम डील पे काम करते हैं, कानून पे नहीं करते। तो इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था। दूसरी चीज जो तलाल ने बात की, ये बहुत सारे लोग नून लीग वाले अक्सर कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत अवाम की होती है। माजरत के साथ इन्होंने शायद आइन पढ़ा नहीं है। अगर पाकिस्तान का हर शख्स भी जाके नून लीग को वोट डाल दे ना, और नून लीग के किसी MNA ने, MPA ने, वजीर आजम ने, वजीर ने कानून तोड़ा हो, तो वो सारे वोट उसको बचा नहीं सकते। कानून का इतलाक जो है वो कोर्ट के अंदर होना है। कानून तोड़ने वाले के पास ये दिफा मौजूद नहीं है कि मुझे वोट कितने पड़े थे। अगर मैंने कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक मेरी सजा होगी। जो बाई इलेक्शन की बात कर चुके हैं वो बिल्कुल सही कर चुके हैं। 2008 के इलेक्शन से पहले उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नून जो है, पीपल्स पार्टी सारे बाई इलेक्शन हारती थी, काफ लीग सारे पंजाब के बाई इलेक्शन जीती थी। 2008 के इलेक्शन में क्या हुआ वो सबने देख लिया। तो चले उस बहस में नहीं पड़ते, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तलाल के 2018 में पता चल जाएगा, वो अवाम का फैसला होगा एक ओवरऑल मकबूलियत की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे। लेकिन अवाम के पास ये इख्तियार नहीं हासिल कि वो कहें कि आपने कत्ल किया तो मैंने माफ कर दिया। अब आखिरी जो आपने सवाल किया था वो बहुत अहम सवाल है, और यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था आसमा, कि आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे चंद साहब से कि पार्लियामान के अंदर आपने ये क्यों नहीं किया। आपने मुझसे पूछा कि जी सड़क पे क्यों गए। आपने ये नहीं पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि आप हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पर, आपके खिलाफ इल्जाम लगे हुए हैं, तमाम दुनिया के अंदर ये इंकशाफात हुए, हर जगह तहकीकात कराई गई, पार्लियामान की किसी कमेटी में आप डिस्कशन नहीं होने देते। अगर आप चाहती हैं आसमा, मैं आपको भिजवा दूंगा उनकी कॉपी। मैंने पढ़ा, आपकी ईमेल बिल्कुल मैंने पढ़ा, काफी डिटेल में आपने इस पे काम किया। मेरी ईमेल अगर पढ़ी तो मैंने एग्जैक्टली 4
मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर 5 माह के ऊपर मुहित अरसे के अंदर दुरुस्त कह रहे हैं। डिस्कशन नहीं करने को तैयार के पनामा पर डिस्कशन हो सके। तो जब आप सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो ये हमारे तमाम सियासी वो बिल्कुल, लोग जो जमहूरियत में आपकी तरह ये और बहुत मेरी ये मेरी तलाल तरह साहब वैसे ये जमहूरियत बहुत में valid यकीन question रखने वाले हैं। यही तो मौका था कि आप सारे इल्जामात को धो सकते थे। आखिरी जो 20-22 महीने आपके रह गए थे, आप फोकस करके अपना काम करें ताकि इन सारे बखेड़ों क्यों नहीं किया। मतलब एक नोटिस आ जाता है कि पार्लियामान की कमेटियों के अंदर इसको बहस ही नहीं इस पे हो सकती। नैब के चेयरमैन को बुलाते हैं, वो नहीं आते। एक तो आप अगर कोई बहस नहीं ना कर रहा तो इसका मतलब है अपोजिशन जो है ना वो बहुत नालायक है। वहाँ किसी ने किसी का ना मुंह पकड़ा है। बहुत सारी कमेटियों के हेड जो है ना वो अपोजिशन से हैं। पार्लियामेंट ये जो स्टैंडिंग कमेटीज के मैं आपको, और हर स्टैंडिंग कमेटी में कोई ऐसी स्टैंडिंग कमेटी नहीं जिसमें इनका हिस्सा ना हो। किसी ने नहीं रोका, गलत परसेप्शन थी। सर ये 5 बार की तो मैं क्या, ये तो असद उमर साहब की रिसर्च है। असद उमर साहब की रिसर्च अपनी मैं जगह एक मौजूद सवाल है। कर मैं- सकता हूं? और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मैं रिसर्च में जवाब, मैं भी हाँ। कमेटी का मेंबर हूं। हाँ। देखिए, बात खुद नहीं करनी और इल्जाम पूरे सिस्टम को दे देना है। आप कमाल करते हैं। आपके नुमाइंदे मौजूद हैं हर कमेटियों में। मैं इजलास ले आता हूं, मिनट्स उसके ले आता हूं कि वो फाइनेंस कमेटी, वो उसके अलावा कितनी कमेटियों के सरबराह इस वक्त अपोजिशन के हैं? जितना हिस्सा बकदर जुस्सा, यानी जितनी हमारे लोग हैं पार्लियामेंट में उतनी कमेटियां हमारे पास हैं। जितने दूसरी हैं उसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, इसी तरह सेनेट के अंदर भी एमक्यूएम के। अब गुजारिश ये, हाँ। अब सबसे बड़ी कमेटी जो है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो वहां तो आपने सबको आने ही नहीं दिया सर। वो सर्कुलेशन हो गई वहां पे कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा और इस पे पानामा का कोई जिक्र नहीं करेगा। उसके बाद तरदीद आई जब ये खबरें टेलीविजन पे कोई सर्कुलेशन नहीं आई। कोई मेरे पास देखे ना, आ जाए ले आए, ये सर्कुलेशन भी ले आए और मैं भी ले आता हूँ। और तरदीद हो गई ना उसके बाद, इसलिए फिर नहीं किया। हालांकि और जब इस कमेटी की मीटिंग हो गई तो उसके बाद तरदीद आई। आसमा गुजारिश सुने ना, वो सबसे बड़ी कमेटी है। उस कमेटी को हेड करते हैं अपोजिशन लीडर, और मेरा ख्याल है अपोजिशन लीडर का जितना कद काट है ना उसको दबा नहीं सकता। और मैं आपको एक और बताऊं, वैसे इखलाकी तौर पे वो इतना जबरदस्त पार्लियामेंटेरियन है कि हुकूमत को उसकी वैसे ही माननी पड़ जाती है। ठीक है जी। और ये अगर वो अब आप कहते हैं नैब का कोई, हमने नहीं कहा कि भी आप ना आइएगा या हमने रोका। कमाल करते हैं। नैब को आपकी मर्जी से चेयरमैन लगा और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग नहीं जाते तो चलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर से बुलाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा पावर है। ये भी बुला सकते हैं और बुलाएंगे। तो ये बुलाए ना, अपनी ताकत इस्तेमाल करें, अपनी ताकत आप इस्तेमाल खुद करें। चेयरमैन रहे हैं सर, आपने नहीं बुलाया। आप कितना बेहतरीन चौधरी निसार ने और आपने कितनी बेहतरीन चलाया। हम रजिस्ट्रार और शादी भी चला रहे हैं, लेकिन हम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट नहीं बुला सकी अपने दौर में। हम बहुत सारे ऐसे ताकतवर इदारे हैं जिनका हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके, जिनको हम ऑडिट नहीं करवा सके। बिल्कुल बेबस थी पार्लियामेंट, उस वक्त भी बेबस थी, आज भी बेबस है। यानी जब आप हुकूमत में थे जब भी बिल्कुल बेबस थी, आज मैं कहता हूँ ये हकीकत है। देखिए अब, लेकिन आज की निस्बत बेहतर थी, ये भी अगली बात। अब इनसे कारकर्दगी पूछे कितनी रिपोर्ट्स कमेटी की इन्होंने अडॉप्ट की हैं और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ने फैसले किए हैं, ये पॉइंट इनसे पूछ लें, सवाल कर लें। हुकूमत में कितने कमेटीज की रिकमेंडेशन आई है, उसके ऊपर अडॉप्शन हुई है और उसकी डिबेट हुई है और वहां एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया है। फिर तो क्या पार्लियामेंट की हुकूमत बात मानती है। आप मुझे कोई मेजर डिसीजन दिखा दें, असद उमर साहब से पूछ लें या तलाल साहब से पूछ लें एग्जीक्यूटिव से। मुझे तो कोई ऐसा फैसला नजर नहीं आया कि किसी कमेटी ने रिकमेंड किया हो और वो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट हुई हो और फिर अडॉप्ट हुई हो और एग्जीक्यूटिव ने मानी हो बात। आप इस पहले ये बताएं कादरी साहब के साथ क्या डील हुई है। ये मेरे जहन में सवाल है, टाइम खत्म हो जाएगा, ये मुझे बता दे, फिर मैं इस पे भी मेरा ख्याल है कि वो उनके कजन सबसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, डील आपने की है, वो कैसे बताएं? वो तो बेचारे बिल्कुल तन्हा रह गए इस वक्त। वो आते हैं मुख्तलिफ अपने मामलात के लिए, वो खाली जेब होती है, वो जेब खर्च पूरा होता है, चले जाते हैं। यकीन करें अब उनका नुमाइंदा कोई नहीं, हम नहीं भरते। वो कौम को देखें, यहाँ पर दीन के नाम पर तो हम खुद दे देते हैं मस्जिद में बैठ के, बेशक वो मौलवी से हम इत्तेफाक करें ना करें। वो दीन, वो मौलवी, उसने तो पूरा एक लिबादा उड़ा हुआ है, तो उसके पीछे तो बहुत लोग हैं और अल्लाह की मेहरबानी। पार्लियामेंट आपके सामने कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, आपके सामने कुछ नहीं सर, किधर हम हैं ठीक। अच्छा, अब ठीक को गलत कोई नहीं कह सकता। अच्छा असद साहब, ये जो 5 आप जो कहे थे 5 मरतबा, वो थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए क्योंकि वो आपने लाजवाल नहीं कह दिया, मैं बता देता हूँ जी।
जो कायमा कमेटी कौमी असेंबली की, हर कौमी असेंबली की कमेटी ये सवाल नहीं उठा सकती, और ये तलाल को भी पता है। जो उसके साथ मुंसलिक है कायमा कमेटी, वो है फाइनेंस की कायमा कमेटी। उस कायमा कमेटी के जो चेयरमैन है वो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन है, उसके अंदर मेजॉरिटी मेंबर्स मुस्लिम लीग नून के हैं। उसमें जब पहली मीटिंग हुई हमारी पनामा के इंकशाफात के बाद, तो मैंने ये सवाल उठाया, फिर साथ नफीसा शाह ने, जहांगीर तरीन ने, नवीद कमर ने, सब ने ये बात जोर दिया कि इसके ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, ये एजेंडा आइटम होना चाहिए। बहुत बहस के बाद ये फैसला हुआ 10 दिन के बाद मीटिंग होगी। 10 दिन के बाद जब मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बजट बहुत ज्यादा करीब आ गया तो अब ये बजट के बाद करेंगे। जब बजट के बाद मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी अभी एफबीआर को इसके लिए तैयारी की और जरूरत है तो उसके बाद करेंगे। जब 16 अगस्त को मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हो ही नहीं सकती, ये कायमा कमेटी के अंदर डिस्कशन की ही नहीं जा सकती, ये मिनिटेड चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब 24 अगस्त को 8 दिन के बाद जब मीटिंग हुई आसमा, 8 दिन के बाद जब मीटिंग हुई तो उसमें यह जवाब दिया गया कि ये तो एफबीआर चेयरमैन इन बातों के जवाब दे चुके हैं। 16 अगस्त को कह रहे हैं कि ये जवाब मांगा ही नहीं जा सकता, 24 अगस्त को कहते हैं ये जवाब दिया जा सकता। अच्छा असद साहब, मुझे चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, मुझे बताइए इस मार्च का जो कि 30 को होगा, या जो जलसा है या धरना है, उसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए मुस्तकबिल बहुत सादा सा है। क्या हम करेंगे? हम हर जो आईनी इख्तियार हमें मौजूद है, जो हमारी जिम्मेदारी है अपोजिशन के तौर पे, कि पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो है उसको बारे में खामोश होकर घर नहीं बैठना, पूरी कोशिश करनी है कि जिसने चोरी की उसको भी पकड़ा जाए और लूटी हुई दौलत भी वापस ले जाई जाए। और अगर अमनो अमान की सूरत-ए-हाल खराब होती है, हमारे पास मौजूद है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक जी, अमनो अमान की सूरत-ए-हाल खराब होती है, आप दोनों नहीं करते, कोई तीसरी कुव्वत करवा देती है तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। मैं आपको यही मैं कह रहा था कि एक चीज इसके ऊपर मेरा और तलाल का बिल्कुल इस पे इत्तेफाक है कि बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला कोई सूरत-ए-हाल खराब नहीं फिर वो कहेंगे डील हुई है, एहतजाज होगा। डीलें अच्छी भी होती है ना। अच्छा ये पार्लियामेंट जैसे दाल अच्छे होते हैं, आप ये देखें डील अगर असद साहब से हुई, असद साहब का अगर जमीन आपको पता है, आपको पता है कि 42 की 40 दिन की गैर हाजिरी पर मैंने कौमी असेंबली में तकरीर की, ये वॉकआउट कर गए थे क्योंकि मैंने कहा था इन्हें चले जाना चाहिए। ये तो बहुत इखलाकियात को सर पे लेके चलते हैं। ये वैसे हुकूमतों का रवैया थोड़ा हम्बल होना चाहिए। हम्बल देखे, गुजारिश ये तो उनका बड़ापन था जो वो आ गए उस वक्त। गुजारिश मेरी ये है कि डील दोनों अगर किसी की हुई है तो दोनों को मुआफक होगी और किसी बेहतरी के लिए भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि डील को आप बुरे लफ्ज में ही लेके जाएं। आज ये पार्लियामेंट के अंदर मैं समझ रोल प्ले कर रहे हैं। अस्मा, अब मुझे समझ में आ गई किस डील की बात कर रहे हैं। ये कौन सी डील है? मैं समझिए किस डील की बात कर रहे हैं। ये जो हर टीवी प्रोग्राम पे बैठ के हर हमारी जो मीटिंग होती थी निगोशिएशन की, उसमें हमारी मिन्नतें तरले करते थे कि खुदा का वास्ता पार्लियामान में वापस आ जाओ, ये उसको डील कह रहे हैं। अच्छा जो इस्तीफों वाली थी वो तो बता दे किस किस के बीच में। एक तो चले हमने ये इन्होंने कह दिया मिन्नतें तरले करते थे, लेकिन जो मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि ये खुद अपनी मर्जी से ये खुद हमें आवाजें दे बुलाते थे कि हुण सानू ले जाओ आके, हम इन्हें और एक और अच्छा हो गया मेरी और हम एमक्यूएम थी जिसका जिधर मैंडेट है, जो मुंतखब है, उन्होंने भी इस्तीफे दिए थे सिर्फ इसलिए वजह से कि पाकिस्तान के सरगमस्टांसेस ऐसे नहीं कि सियासी अदम इस्तेकाम रहे। अभी भी हम यही कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी भी एक बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है और अगर पीटीआई ऐसे कर रही है और आप इन्हें सिखा रहे हैं वो आ गए तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि जो आने वाले दिन है उसमें पाकिस्तान की जो अवाम है वो पाकिस्तान के सियासतदानों को एक जगह जरूर देखना चाहती है। पानामा लीक्स पे भी इंसाफ जरूर होना चाहिए, जो कुछ भी हो इसके ऊपर एहतसाब भी होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो भारत का मिजाज है डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें एक हो जाएं। क्या आने वाले दिनों में हमारी सियासी जमातें और अवाम एक होंगे? फैसला आपका।